सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। पहचान है तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा एवं देखा, आप लोगों ने पुस्तकों को भी देखा कि पुस्तक क्या कह रहा है। पुस्तक में यह बतलाया गया है कि सूर्य से जब चंद्रमा 12 अंश का हो तो अस्त होता है, मंगल 17 अंश पर अस्त होता है, बुध मार्गी हो तो 14 अंश, बकरी हो तो 12 अंश। देव गुरु बृहस्पति के कितने अंश पुस्तक में बतलाए गए हैं? 11 अंश। 11 अंश। शुक्र के लिए 10 अंश, मार्गी अवस्था में एवं बकरी अवस्था में 8 अंश। शनि देव के बारे में कहा गया है 15 अंश। राहु एवं केतु कभी अस्त नहीं होते। यदि कोई हमारे कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब इसको हम कैसे समझे? किसी एक ग्रह को हम लोग समझ लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसको समझने के लिए एक रेखा चित्र बनाते हैं। यह सभी राशियों, क्योंकि 12 राशियां इसी में है। बारह भाग कर दिए। अब मान लिया जाए कि मेष राशि यहाँ है, वृषभ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेष राशि में यदि सूर्य 28 अंशों के हैं, मेष राशि में यदि सूर्य 28 अंश के हैं तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सूर्य देव हो गए इस बिंदु पर। तो इसमें से किसी एक ग्रह का नाम आप लोग लीजिए, उसी ग्रह पर चर्चा करते हैं। पहले मानचित्र समझ लेंगे फिर कुंडली समझेंगे। कोई एक ग्रह का नाम बोले आप लोग। शुक्र। शुक्रदेव। अब शुक्रदेव कभी मार्गी चलते हैं, कभी बकरी चलते हैं, नियम तो एक ही होता है। अस्त ग्रह समझने का अंशात्मक मान में थोड़ी दूरियां हो जाती है, लेकिन 10 यदि याद न रहे तो 10 अंश याद रखना चाहिए कि 10 अंश तक। अब सूर्य से 10, सूर्य यहाँ पर 28 अंश के हम लोगों ने मान लिया, तो 28 में हम लोग 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 होगा। जी गुरु जी। अगर मेष राशि में 18 अंशों से अधिक 19 अंश के अगर हो जाते हैं तो यह अस्त होना शुरू हो गए। ये नहीं कि 19 अंश पर पूरे अस्त हो गए, ये अस्त होना शुरू हो गए। और सूर्य के अंश के बराबर जब 28 अंश के हो जाएंगे तो यह पूर्ण अस्त कहे जाएंगे। और फिर 10 अंश बाद, अब यह 28 अंश में 10 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 होगा। 38 होगा तो 30 अंश तक तो यहीं तक समाप्त हो गया। तो फिर यहाँ से 0 अंश से शुरू हुआ तो 8 अंश इस राशि में, यानी कि वृषभ राशि में भी अगर 7 अंश के होंगे तो शुक्रदेव अस्त रहेंगे।
अब इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सूर्यदेव अब यहाँ पर हैं 28 अंशों के हैं, और चंद्रमा अगली राशि में वृषभ राशि में 5 अंशों के हैं। तो अस्त हुए कि नहीं हुए? जी जी। अस्त हो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सूक्ष्मता पूर्वक हम सबों को विचार करना चाहिए। बेसिक नियम यह है कि सीधे हम लोग बोल देते हैं कि सूर्य के गुरु साथ जी, जो, हाँ बोला जाए। अगर यही राशि दूसरे 6 या 7 में रहेंगे या वंश कम रहेगा तब? बोल दिए 6 7 में रहेंगे, बोलिए अपने प्रश्न को डिटेल में बोल दीजिए, हम लोग यहाँ पर लिख कर समझ लेते हैं। यानी कि शुक्र मान लीजिए कि 7 तुला राशि में है, हाँ, कितने अंशों का? मैंने यही अंश होगा, मैंने अस्त वाला अंश में रहेंगे तब कहीं रहेंगे हाँ, 10 होंगे और कहीं तक। सूर्यदेव यहाँ पर हो गए और 28 अंशों, तो शुक्रदेव अस्त है यहाँ पर, तो फिर मालव्य योग का प्रभाव नहीं बना। जी जी अस्त जी। ही, हाँ अस्त ही कहे जाएंगे, मालव्य योग तो बन रहा है, परंतु यह मालव्य योग बहुत ही प्रभावहीन है। इसके उपाय किए जाएंगे तो सुख समृद्धि में ढेर सारी वृद्धि होती चली जाएगी, ज्ञान का विकास होता चला जाएगा, अन्यथा यह योग प्रभावहीन है। योग तो बन रहा है परंतु प्रभावहीन है। अब किसी अन्य ग्रह को ले ले, अब शनि देव को ही, अब मैंने सूर्य के अंश से 15 अंश आगे हो या पीछे हो, या सूर्य देव अगर 28 अंश के हैं तो 28 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। तो 12 अंश तक भी रहेंगे तो अस्त ही होंगे। लेकिन सूर्य के बाद वाला जो अंश होता है यह थोड़ा अच्छा होता है। सूर्य के बाद वाला जो अंश होता है यह अच्छा होता है। हाँ, और सूर्य से पहले वाला जो अंश होता है जिसके कारण ग्रह अस्त होते हैं वे अच्छे नहीं माने जाते। तो आशा करते हैं कि कुंडली के अस्त ग्रहों को कैसे पहचाने आप सभी सदस्य समझ गए होंगे। यदि कोई सदस्य नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया हैंड राइज कर सकते हैं या पुनः बोल सकते हैं। गुरुदेव, चंद्रमा वाला एक बार फिर से बता दीजिए। चंद्रमा वाला, चलिए दीपक जोशी जी आप अपना बोले हाँ प्रश्न। मुझे मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये दोबारा बता दीजिए कि पहले सूर्य से पहले और बाद का क्या होता है, और एक बकरी और मार्गी भी होती क्या करके बताओ। ठीक है, एक और उदाहरण पर हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा के बारे में पुस्तक में बतलाया गया है कि 12 अंशों तक चंद्रमा अंश अस्त रहता है, सूर्यदेव किसी भी राशि में हो। अब सूर्यदेव का अंशात्मक मान 0 से लेकर 30 के बीच में ही होगा। अगर सूर्यदेव का अंशात्मक मान यहाँ पर 17 है और चंद्रमा का अंशात्मक मान 4 है और यह भी छठे भाव में ही है, तो क्या यह अस्त होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 4 और 17 13 अंश हो गया, 13 अंश दूरी। तो 13 अंश अधिक होने से यह अस्त नहीं हुए, इन्हें सख्त ग्रह कहा जाता है। हम लोग ग्रहों की अवस्था जो पुस्तक में आगे बतलाया गया है कि किस अवस्था में कौन से फल होते हैं उस पर चर्चा करेंगे तो उस समय ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अस्त नहीं हुए। अब यही अगर यहाँ पर 5 अंश हो तो अस्त शुरू हो जाएंगे। अगर यहीं पे 6 अंश के हो जाएंगे चंद्रमा तो 6 और 11 17 होता है, तो यह अस्त कहे जाएंगे।
या अगर सूर्यदेव यहीं पे 27 अंशों के हों तो, और चंद्रमा सप्तम भाव में मकर राशि के 5 अंशों के होंगे, तो 27 और 3 30 और 5 1, तो 8 अंश ही दूरी हुआ, तो चंद्रमा अस्त माने जाएंगे। और माने जाएंगे क्या, अस्त होंगे ही। तो अस्त होने के लिए एक राशि में होना कोई आवश्यक नहीं है। यह भी हो सकता है कि एक राशि में स्थित होते हुए ग्रह भी अस्त नहीं है, और कभी कभी अलग अलग राशियों में स्थित होने से भी ग्रह अस्त हो सकते हैं। मार्गी एवं बकरी की जहां तक बात है, तो पुस्तकों में यह भी बतलाया गया है कि कोई भी ग्रह बकरी नहीं चलते, सभी ग्रह सदैव अपने परिभ्रमण पथ पर सीधे ही चलते हैं, वे पीछे नहीं चलते। मार्गी का मतलब होता है सीधी चाल, आगे की तरफ चलना। बकरी का मतलब होता है कि पीछे की तरफ चलना। सभी ग्रह सदैव। गुरु जी, हाँ जी। सूर्य 27 डिग्री का हो हाँ, और बृहस्पति 21 डिग्री का हो गया, तब तो अस्त हो गए ना। लेकिन एक साथ नहीं है। हाँ हाँ, तो राशि बोला जाए। साथी जी, हाँ, माने कि सूर्य लग्न में हो, लग्न चाहे में। हाँ, धनु लग्न में हो, अच्छा, सूर्य धनु धन। लग्न में मान, हाँ, कोई भी यहीं पे 9 बना देते हैं, तो यहाँ 10 हो गया। चलिए और बोलिए, यहाँ पर 8 हो। अब बृहस्पति एकादश में, तृतीय भाव में, 11 तीसरे 11 भाव में, में। तो फिर ये तीसरे अस्त भाव में। कहाँ, तो अस्त कहाँ से होगा। लेकिन कितने राशि डिग्री का है वो? गुरुदेव तीसरे भाव में होगा, तो कहाँ से, ये तो 30 डिग्री अंश यही हो गया। और सूर्यदेव कहाँ पर है, बोले कितने अंशों और के हैं। 27 अंश हो गए। 27 अंश के, तो यह 3 अंश यहाँ हो गया। तो यह 3 और 30 33 अंश यही हो गया। कैसे अस्त जी हो सकते हैं। न, वही समझ में, वही नहीं, समझ। ये जो अस्त जो होता है ना, ये सूर्य से अगल बगल की राशियां, यानी कि 12वें राशि में, सूर्य से 12वें राशि में बैठे हुए, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह या दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह अस्त हो सकते हैं। अन्य भावों में बैठे हुए ग्रह कभी अस्त नहीं हो सकते। बातें स्पष्ट हुई। गुरुदेव, अगर जो है सूर्य दृष्टि से, सामने की दृष्टि से देखेगा, सातवीं दृष्टि से, तो भी अस्त है? नहीं, तब फिर अपने सूर्यदेव अपने गुण धर्मों के आधार पर उस ग्रह को बल देंगे या उसकी बलहानि करेंगे। अपने गुण धर्मों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर, भाव के आधार पर, भावेशों के आधार पर, वह अलग विषय वस्तु है। चलिए, हम मार्गी बकरी की बात चल रही थी चर्चा। तो सभी ग्रह सदैव मार्गी चलते हैं, बकरी कभी नहीं चलते। लेकिन यह जो फलित शास्त्र जो बनाया गया है, यह अनुभव के आधार पर बनाया गया है। और यह बकरी मार्गी की क्यों, तो परिभ्रम, हमारी पृथ्वी या ग्रहों का परिभ्रमण पथ पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। नहीं है। वह इसी वजह से पूर्ण वृत्ताकार नहीं होने के कारण कोई राशियां लंबी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। अब मान लिया जाए कि वृत्ताकार पथ को कैसे समझे, थोड़ा सा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर हम आप लोगों को बतला रहे हैं।
पृथ्वी का आकार या परिभ्रमण पथ इसी प्रकार से है ना। जी जी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये अब यहाँ पर देखा जाए, यह अंशात्मक मान यहाँ से निर्धारित होता है अंशों के आधार पर। यह तो 90 डिग्री हो गया। जब इस प्रकार का जब आप लोग वक्र वृत्त बनाएंगे और अपने प्रकार से 30 डिग्री इसे 60 डिग्री इसे 90 डिग्री ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ 90 अंशों के बगल में जो स्थान होगा उसकी यह दूरी परिधि का जो खंड होगा यह कुछ छोटा होगा और यह खंड कुछ बड़ा होगा। यह बड़ा होगा और यह खंड यह खंड यह खंड और यह खंड मध्यम होगा, यानी कि एक जैसे होगा। तो यह परिभ्रमण पथ यहाँ क्या हो गया, इसकी दूरी छोटी हो गई, इसकी भी दूरी बराबर, इसकी और इसकी दूरी बराबर हो गई, यानी कि सबसे छोटा दूरी हो गया। इसकी दूरी सबसे बड़ी हो जाती है, इसकी भी दूरी सबसे बड़ी हो जाती है, इसकी भी दूरी सबसे बड़ी हो जाती है, इसकी भी दूरी सबसे बड़ी हो जाती है। यह तो अंशात्मक मान है, जिस और थोड़ा टेढ़ा हो जाने के कारण यह दूरियां बढ़ जाती है। इसीलिए आप सब जब ग्रहों को देखते हैं कि कौन से ग्रह एक राशि में कितने दिन व्यतीत करते हैं, तो कोई ग्रह एक राशि में एक निश्चित दिनों तक नहीं रहते, यहाँ इतने दिनों तक ही रहेंगे, इससे कम या ज्यादा नहीं। ऐसा आप लोगों ने कहीं पढ़ा है? कमी जी बेशी जी जी। राशियों में परिभ्रमण करने का जो इनका समय है, अलग अलग राशियों में अलग अलग समय हो जाता है, एक प्रकार से नहीं है। इसीलिए तो लगभग हम लोग कहते हैं, इसीलिए तो हम लोग लगभग कह देते हैं कि देव गुरु बृहस्पति लगभग एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं, शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्षों तक के आसपास में रहते हैं। कुछ कम या कुछ अधिक दिन हो जाता है, तो वहीं जो राशियां छोटी होती है तो उसमें कुछ कम दिन रहते हैं, और जो राशियां बड़ी हो जाती है वहीं उसमें अधिक दिन तक रहते हैं। इसके अलावे यहाँ से हम लोगों ने यह समझा कि राशियां दीर्घ कैसी होती है, कौन होता है, कौन हर्ष राशियां होती है। हर्ष यानी कि छोटी, दीर्घ मतलब कि बड़ी। तो जो राशियां जो हमने अभी यहाँ पर चित्र में बतलाया कि यह बड़ी और वह छोटी, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। हम लोग पुस्तक के आगे की बातों को हल्का भी पहले चर्चा नहीं करेंगे, पुस्तक की मर्यादा है। पुस्तक अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो बात है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में
यह तो अंशात्मक मान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पृष्ठ संख्या 52 के ही 36वें श्लोक, आज तो एक ही श्लोक के हम लोग अभी पढ़े, अभी नीच ग्रह नहीं पढ़ पाए। नीच ग्रह के बारे में, नीच नवमांस के बारे में भी थोड़ा समझ लेना होगा, जो कल की कक्षा में समझेंगे। या नीच नवमांस, नीच की राशि, यह तो जब जब हम लोग फलादेश करेंगे, सीखेंगे, तब तब यह उपयोग में आता रहेगा और चर्चा होती रहेगी। तो कल की कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 52 के 36वें श्लोक से पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप सबों को समझ में आया होगा। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई मन में संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ जी, बोला जाए। हाँ बिल्कुल। गुरु जी, जैसे भी आपने बताया कि किसी ग्रह में मतलब ये जो 90 डिग्री कुछ मतलब कुछ ग्रहों में स्थान कम होता है, मतलब जिसमें ज्यादा समय लगता है, कुछ छोटे होते हैं, वो तो समझ में आ गया। तो गुरु जी, जैसे अब अंशात्मक मान अगर हमने कुंडली में देखा होता है तो वो कैसे पता चलता है किसी ग्रह का? और एक तो प्रश्न ये हो गया, और दूसरा है कि जो हम जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें तो गुरु जी वो फिक्स हो गया, जन्म के टाइम पे जो भी आकाश में पिंडों की स्थिति थी उसके हिसाब से हमने वो कर दिया। तो वहाँ पे जो गोचर का हम जो होते रहते हैं जो ग्रह, तो वो फिर कब निर्धारण किया जाता है और कैसे निर्धारण किया जाता है उसका? क्योंकि जन्म कुंडली में तो फिक्स हो गया कि सूर्य और बुध की जैसे युति बन रही है या इस एंगल पे है, इस अंश पे है, तो बाद में जो गोचर कर रहे हैं वो कहाँ से हमें पता चल पाएगा? तो वर्तमान के गोचर, वर्तमान जिस समय की बात है, अब उदाहरण